हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बीनाज आर्ट इंस्टीट्यूट। बेसिकली रोज़ की तरीके आज हम फिर से क्वेश्चन ले आए हैं आपके लिए। आज सैटरडे है, जैसा कि पहले बोला गया था, सैटरडे और संडे आप लोगों के लिए आर्टिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो आज हम लोग आर्टिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आपको पता भी है कि टीजीटी आर्ट, इवन पीजीटी, ठीक है, इवन नेट, इन सब एग्ज़ामों में DSSB में भी आपके आर्टिस्ट से रिलेटेड काफ़ी बड़ा सेक्शन कवर किया जाता है। ठीक है, आपके इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और जिन लोगों ने भी ये PDF से रिलेटेड PDF चाहिए होगी, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पर आपको रिसेंट अपडेट भी मिल जाएंगी और जो PDFs हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा कलाकार जो मुंबई ग्रुप 1957 और ग्रुप 1890 से संबंधित था? तो ऑप्शन ए कह रहा है जयराम पटेल, राघव कनेरिया, ज्योति भट्ट और अंबादास। तो आप लोग को पता होगा कि जयराम पटेल जो हैं ये आपके ग्रुप 1890 से बिलोंग करते हैं। ठीक है, राघव कनेरिया बिलोंग करते हैं और ज्योति भट्ट भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, ग्रुप 1890 जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1963 में हुआ। जय स्वामीनाथन इसके संस्थापक थे। ठीक है, और इसकी केवल सिंगल प्रदर्शनी हुई थी। ठीक, और इसकी PT नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ये तीनों लोग आपके वहाँ से बिलोंग करते हैं। इवन अंबादास भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, अंबादास भी आपके यहीं से बिलोंग करते हैं, ये ग्रुप 1890 से। लेकिन अंबादास ही एक इकलौते कलाकार हैं जो 1957 के बॉम्बे ग्रुप से भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनका जब 1922 में हुआ। ठीक है, 1952 में कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अकोला में। ठीक है, बाकी आर्टिस्ट के देख लेते हैं क्या है। जयराम पटेल जो हैं आपके मुख्यतः मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं और 1930 में इनका जन्म हुआ गुजरात में। ठीक है, राघव कनेरिया, इनका जन्म हुआ 1936 में। ठीक है, इनका जन्म 1936 में हुआ। ठीक, और गुजरात में हुआ इनका भी। ज्योति भट्ट, ज्योति भट्ट का जन्म आपका 1934 1934 में हुआ था। ठीक है, ये प्रिंट मेकर के रूप में प्रसिद्ध हैं, जबकि राघव कनेरिया और जयराम पटेल आपके मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस कलाकार का जन्म कर्नाटक गांव में हुआ था? तैयब मेहता, कनु देसाई, गुलाम मोहम्मद शेख या के अकबर? तो सब ऑप्शंस को कनेक्ट करके देख लेते हैं क्या है। तैयब मेहता का जो जन्म हुआ था 1925 में हुआ था, गुजरात में। ठीक है, कनु देसाई आपके 1907 में इनका जन्म हुआ, इनका भी गुजरात में हुआ है, बड़ौच में, गुजरात के बड़ौच में। ये बंगाल शैली कलाकार हैं आपके। गुलाम मोहम्मद शेख, इनका जन्म हुआ है 1937। ठीक है, सुरेंद्र नगर, गुजरात। क्लियर है? जबकि के अकबर का जन्म कब हुआ है? 1912 में। कहाँ पे? कर्नाटका में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। और इनका पूरा नाम क्या है? कट्टिंगरी कृष्ण हेब्बर। कहीं कहीं आपको इसमें ये दिखता होगा उनके फुल नेम में बोला जाता है कृष्ण कट्टिंगरी हेब्बर, लेकिन इनका एक्चुअल जो नाम है कट्टिंगरी कृष्ण हेब्बर। ठीक है, तो कभी कभी पूरा नाम पूछा जाता है तो उसके लिए आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। बैंड वाला किसका प्रमुख चित्र है? राम कुमार का, कृष्ण खन्ना का, मंजीत बाबा का या लक्ष्मण पै का? तो बैंड वाला जो चित्र है ये है आपका कृष्ण खन्ना का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इनकी इसके अलावा ट्रक भी है, ठीक है, अजनबी भी है, ठीक है, महाभारत है, रागमाला से संबंधित चित्र भी बनाए हैं इन्होंने। ठीक है, ये आकारवादी शैली में आकारवादी कलाकार हैं।
आकारवादी कलाकार हैं, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ है? 1925 में। ये गढ़ी क्षेत्र जो था, गढ़ी क्षेत्र जो 1976 में शंको चौधरी द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, वहीं पे कार्य करते थे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा कृष्ण कन्या के बारे में। राम कुमार का जन्म हुआ है 1924 में, ठीक है, शिमला में। मंजीत बावा 1941 में जन्म हुआ है, कहाँ? पंजाब में, ठीक है। लक्ष्मण पै 1926 में 1926 में इनका जन्म हुआ, कहाँ? गोवा में, ठीक है। लक्ष्मण पै, इनकी बिंब श्रृंखला बहुत प्रसिद्ध है, बिंब, ठीक है। मैं एक एक दो कृतियाँ बता दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। मंजीत बाबा, इन्होंने बैंडेड क्वीन के लिए पोस्टर तैयार किया था और आइसक्रीम इनकी काफ़ी फेमस है, ठीक है। राम कुमार की बनारस के अलावा आपकी बैकबॉन्ड भी है, ठीक है, शिमला भी है, परास्नातक है, बेरोजगार है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? तैयब मेहता के अलावा काली पेंटिंग किसकी है? ठीक है, जे स्वामीनाथन की, गुलाम रसूल संतोष की, गुलाम मोहम्मद शेख की, या सतीश गुजराल की, ठीक है। तो तैयब मेहता के अलावा काली किसकी पेंटिंग है? जे स्वामीनाथन की। जे स्वामीनाथन वही हैं जिनका जन्म 1928 में हुआ, ठीक है, शिमला में हुआ। इनकी काफ़ी फेमस कृतियां हैं, बर्ड एंड माउंटेन सीरीज, ठीक है, कलर ऑफ ज्योमेट्री सीरीज, ठीक है, क्लियर है, कलर ऑफ ज्योमेट्री सीरीज। इन्होंने कांट्रा पत्रिका, कांट्रा, मजदूर आवाज़, ठीक है, कांट्रा, मजदूर आवाज़, उसके अलावा लिंग पत्रिका के संस्थापक सदस्यों में भी थे, और गौड़ जनजाति के को संरक्षण प्रदान किया था। गौड़ जनजाति है, उसको संरक्षण प्रदान किया था, जिनके जनगढ़ सिंह श्याम है, ठीक। आगे आ जाते हैं, बाकी आर्टिस्ट को देख लेते हैं। गुलाम रसूल संतोष, इनका एक उपन्यास है समुद्र प्यासा है, इनका जन्म कब हुआ? 1929 में, कश्मीर में, ठीक है। ये तांत्रिक कलाकार हैं, ठीक है, तांत्रिक। जबकि गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म कब हुआ है? 1937 में, गुजरात में, ठीक है। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध है घर वापसी, ठीक है, मैन, ठीक है। सतीश गुजराल को आए तो सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। इनका जन्म 1925 में हुआ है, पंजाब, पाकिस्तान, ठीक है। इनकी गणेश मूर्ति शिल्प बहुत फेमस है, गणेश। इसके अलावा इनके चित्रों की बात की जाए तो आप मोहनजोदड़ो है, विभाजन त्रासदी है, ठीक है। इन्होंने 1950 में एक्रेलिक रंगों की जनक रहे हैं भारत में, एक्रेलिक कलर्स, ठीक है। अगला आ जाते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? ऐसा कौन सा कलाकार है जिसका जन्म हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ था? तो विवान सुंदरम, जय स्वामीनाथन, ए रामचंद्रन, या राम कुमार। तो विवान सुंदरम का जन्म कब हुआ? 1943 में, शिमला में। और शिमला किसके अंतर्गत आता है? हिमाचल के अंतर्गत, ठीक है। जय स्वामीनाथन अभी मैंने आपको बताया ही कि 1928 में इनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ? शिमला में। ए रामचंद्रन, इनका जन्म 1935 में हुआ है, कहाँ हुआ है? केरल में, ठीक है। और राम कुमार का 1924, ये भी आपको बताया, शिमला। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्रन, ठीक है। आगे आ जाते हैं।
इनमें से कौन सा कलाकार ग्रुप 1890 का नहीं है? ठीक है, ग्रुप 1890 जिसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1963 में। ठीक है 1963 में जे स्वामीनाथन। ठीक है, इसका हाँ, इसकी जो एक प्रदर्शनी हुई, एक सिंगर प्रदर्शनी हुई 1963 में। ठीक है, और 1963 में हुई, और पीटी नेहरू ने इसका उद्घाटन कार्य किया। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी चीज़ें। दूसरी चीज़ ये बता देता हूँ कि ये प्रदर्शनी जो थी वो कहाँ लगी थी? ये नई दिल्ली में लगी थी, रवींद्र भवन। ठीक है, इसका कैटलॉग किसने तैयार किया था? ऑक्टेवियो पाज। ठीक है, ये अति यथार्थवादी कवि भी थे और मैक्सिको के राजदूत भी थे, ऑक्टेवियो पाज। ठीक है, आगे आ जाते हैं। कुल 12 सदस्य लगभग थे इसमें। ठीक है, आपको गुलाम मोहम्मद शेख के बारे में कुछ डिटेल मैंने बताई दी है, गुलाम रसूल संतोष के बारे में भी, ज्योति भट्टी के बारे में भी। हिम्मत शाह 1933 इनका जन्म हुआ है गुजरात में। ठीक है, इनकी एक काफ़ी फेमस श्रृंख है चित्र हेड। ठीक है, और होमेज टू राजस्थान, होमेज टू राजस्थान। ठीक है, होमेज टू राजस्थान, जबकि होमेज टू वैन गॉग किसकी है? पारितोषिक की। ठीक है, उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। आगे देख लेते हैं। कव्वाल श्रृंखला किसकी है? सतीश गुजराल की, मकबूल फिदा हुसैन की, कृष्णा रेड्डी की, या जे स्वामीनाथन की? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, काफ़ी जूम हो गया है। तो कव्वाल श्रृंखला के बारे में जब पूछ रहा है तो कव्वाल श्रृंखला किसकी हो जाएगी? सतीश गुजराल साहब की। सतीश गुजराल जिनका जन्म 1925 में हुआ। ठीक है, पंजाब में, पाकिस्तान में। क्लियर है? इनको मैंने बताया कि एक्रेलिक रंगों की खोज किए थे। ठीक है, इनकी विलाप है, कृतियों के बारे में देख लेते हैं। आंधी के अनाथ, ठीक है, आत्महत्या से पूर्व, आत्महत्या से पूर्व, दोपहर का अंधियारा, दोपहर का अंधियारा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगी? सतीश गुजराल। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन का जन्म कब हुआ? 1915, 2011 में निधन हो गया। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? शोलापुर, पंढरपुर में। ये पड़ता कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्लियर है? इनके बारे में अगर हम सारी डिटेल बताएंगे तो आई थिंक कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब भी इनका फुल टॉपिक लेकर के आएंगे, और जल्दी ही आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, कल भी मैंने बोला था, बट मकबूल फिदा हुसैन के पूरी जितने भी मेन आर्टिस्ट हैं, मैं कहना चाहूँगा कि उनके बारे में फुल डिटेल आप लोगों की मिलेगी। ठीक है, कृष्णा रेड्डी, इनका जन्म 1925 में हुआ था। ठीक है, और भंवर इनकी बहुत प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, विस्कोसिटी के जन्मदाता हैं इंडिया में। ठीक, एटलियर 17 में, एटलियर 17 में इन्होंने शिक्षा ली थी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, भारतनाट्यम चित्र किसका है? शंकर बलवंत पलसीकर, जिनको एसपी पलसीकर भी बोलते हैं, जहांगीर शाबावाला, श्याम बख्श छावड़ा, या अकबर पद्मसी? तो भरतनाट्यम जो चित्र है वो आपका श्याम बख्श छावड़ा का है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ है? 1914 में, 1914 में, सॉरी, हाँ 14 में हुआ है। ठीक है, नृत्य संबंधित चित्रों को काफ़ी बनाते थे, नृत्य संबंधित चित्रों को बनाते थे ये। ठीक है, इनके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एस वी पलसीकर, जिनका जन्म कब हुआ? 1916 में।
जहांगीर साबावाला 1922 में पैदा हुए, ठीक है, और अकबर पदम सिंह 1928 में। आगे आ जाते हैं, सॉरी, हाँ, शांति निकेतन सीरीज ब्लॉक्ड एनर्जी किससे संबंधित है? तो ब्लॉक्ड एनर्जी तैयब मेहता से, के आचार्य से, गाड़े से या गायतोंडे से? तो ब्लॉक्ड एनर्जी की जब बात कर रहा है तो वो हो जाएंगे तैयब मेहता। तैयब मेहता साहब का जन्म कब हुआ? 1925 में हुआ, ठीक है। और ब्लॉक्ड एनर्जी है, इसके अलावा इनकी कौन सी हैं? काली है, महिषासुर मर्दिनी है, ठीक है, जेस्चर है, ठीक, और डायगनल भी है, ब्लू डायगनल, ठीक है, डायगनल, जिसे विकर्ण भी बोलते हैं, विकर्ण, ठीक है। फॉलिंग फिगर, फॉलिंग फिगर को हिंदी में क्या कहते हैं? गिरते हुए शरीर, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। के एच आरा, के एच आरा के बारे में देखेंगे तो ये कहाँ के कलाकार हैं? ये आपके पैक ग्रुप के कलाकार हैं, ठीक है, जिनका जन्म 1914 में हुआ, सिकंदराबाद में, ठीक है। हरा सेब, लाल मेज, मराठा बैटल, इनकी काफ़ी फेमस है, ठीक है। हरि अंबादास गाड़े, ये अभी आपके पैक ग्रुप के हैं, ये कोषाध्यक्ष थे आपके, ठीक है। और गायतोंडे एक अमूर्त आर्टिस्ट हैं, ये अमूर्त आर्टिस्ट हैं, और ये वो कलाकार हैं जो अपनी पेंटिंग्स का नाम नहीं रखते थे, ठीक है, अनटाइटल्ड भी बोल सकते हो आप, नंबर लिखते थे उसमें, ठीक। आगे आ जाते हैं, इनमें से कौन सा एन एस बेंद्रे का चित्र नहीं है? एन एस बेंद्रे हैं कौन? एन एस बेंद्रे साहब जिनका जन्म 1910 में हुआ, ठीक है। इन्होंने 1956 में बड़ौदा पेंटर्स ग्रुप, बड़ौदा पेंटर्स ग्रुप की इस्टेब्लिशमेंट की, ठीक है। फूल बेचने वाली, तोता और चमोलिन, काठियावाड़ का ग्रामीण, जेस्चर। तो अभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जेस्चर मैंने किसी की कृति बताई थी, वो तैयब मेहता की बताई थी। तो ये जब जेस्चर जो है तैयब मेहता की हो जाएगी तो बाकी के जो चित्र हैं वो सारे के सारे एन एस बेंद्रे के हो जाएंगे। ये वाला जो चित्र है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। खाकी चित्र श्रृंखला किसकी है? कृष्ण खन्ना, के जी सुब्रमण्यम, के एस कुलकर्णी, प्राणनाथ मागो। तो ये जो खाकी चित्र श्रृंखला है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है के जी सुब्रमण्यम की, ठीक है, के जी सुब्रमण्यम, जिनका जन्म 1924 में हुआ और निधन कब हुआ? 2016 में। केरला में जन्मे थे। मद्रास चोलमंडलम, मद्रास चोलमंडलम जो ग्रुप है जो कि 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, के सी एस पनकर द्वारा, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, के सी एस पनिकर द्वारा, ठीक है। और के सी एस पनिकर का फुल नेम जो है कोवाली जी चीरा माथुर शंकर शंकर पलसीकर, ठीक है, शंकर पन्नीकर, मैं एस वी पलसीकर को इसमें मिक्स कर रहा हूँ। कोवाली जी चीरा माथुर शंकर पन्नीकर, ठीक है, और जबकि वो एस वी पलसीकर दूसरे हैं, ठीक है। इनकी एक काफ़ी फेमस है द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, भित्ति चित्र है द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। कहाँ है? लखनऊ के रविंद्रालय में। कब बनाया था? लगभग 1962 के टाइम पे, ठीक है। इनकी बुक बहुत फेमस है, मूविंग फोकस, ठीक है,
द लिविंग ट्रेडिशन, ठीक है। और इसके अलावा द क्रिएटिव सर्क्यूट भी है, ठीक है। उसके अलावा कृष्ण खन्ना के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अभी मैंने कुछ आपको इनके चित्र बताए भी थे, इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ। इनकी एक है गेम सीरीज। अब कुछ जैसे कि पिछले उसमें मैंने ट्रक बैंड वाला, अजनबी, महाभारत, रागमाला बता दी आपको। अब इसमें आपको गेम सीरीज भी बता दी, तो आई होप आपके लिए एक एडिशनल चीज़ हो जाएगी। केजी सुब्रमण्यम के बारे में बता ही दिया। के एस कुलकर्णी, ये ग्रामीण चित्रों से ज़्यादा ग्राम्य जीवन से ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। जन्म कब हुआ? 1918 में, ठीक है। इनकी काफ़ी प्रसिद्ध है चित्र, देवी और मुखौटा, ठीक है। श्रृंगार, बैल, स्नानार्थी, ठीक है। सजी धजी औरत, ठीक। प्राणनाथ मागो, प्राणनाथ मागो का जन्म कब हुआ? 1923, सॉरी जस्ट अ सेकेंड। प्राणनाथ मागो 1923 में इनका जन्म हुआ। 1923 में जन्म हुआ और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? दिल्ली शिल्प चक्र से। और दिल्ली शिल्प चक्र से ये भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। ठीक। और ये भी कृष्ण खन्ना का भी नाम दिल्ली शिल्प चक्र में आता है। ओके, हाँ क्या बोलना था, हाँ। तो जलियांवाला बाग जो था, एक तो ज़्यादा जब चीज़ें कनेक्ट करो ना, तो जिस लय पे चल रहे हो वो चीज़ें आपको इधर उधर करने लगती हैं। जलियांवाला बाग इनका काफ़ी फेमस चित्र है। इसके अलावा कैचिंग फिश भी है, ठीक है। सिएस्ट्रा भी है, क्लियर। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये 11 के बाद 14 आ गया, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया है। चलिए देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया है। भारत में कोलाज प्लेट के लिए कौन जन्मदाता के रूप में जाना जाता है? देवयानी कृष्ण, कंवल कृष्ण, सर जयवंती, अप्पा स्वामी या अनुपम सूद? तो कोलाज प्लेट एक प्रिंट मेकिंग की एक प्रक्रिया है, प्रिंट मेकिंग से संबंधित है, ठीक है। और इसके लिए जो जाने जाते हैं वो है कंवल कृष्ण, ठीक है। कंवल कृष्ण की वाइफ थी आपकी देवयानी कृष्ण। कंवल कृष्ण आपके दिल्ली शिल्प चक्र को बिलोंग करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इनका जन्म हुआ है 1910 में, ठीक। उसके अलावा कोलाज प्लेट के बारे में तो आप जान ही गए। इनकी कृतियां हैं कुछ, केव मॉनेस्ट्री और केव मॉनेस्ट्री इनकी है, और जबकि राम कुमार की है लद्दाख मॉनेस्ट्री, लद्दाख। ये क्या हो रहा है? अच्छा इसमें चला गया था, जस्ट अ सेकेंड। लद्दाख मॉनेस्ट्री राम कुमार की है, केव मॉनेस्ट्री कंवल कृष्ण और लद्दाख मॉनेस्ट्री राम कुमार। और लामा मिलारेपा, ठीक है, लामा मिलारेपा भी इन्हीं की है। सर जयवंती अप्पा स्वामी जो हैं, ये आपकी शिल्पी चक्र से ही बिलोंग करती हैं। देवयानी कृष्ण भी शिल्पी चक्र से बिलोंग करते हैं, और अनुपम सूद भी आपकी यहीं से बिलोंग करते हैं। ये ग्रुप 8 में भी रहे हैं और यहाँ पे भी रहे हैं। और जयवंती अप्पा स्वामी का जन्म भी 1918 में हुआ, तो आप इस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो कि अभी मैंने के एस कुलकर्णी का बताया, देवयानी कृष्ण का बताया, तो देवयानी कृष्ण और जयवंती अप्पा स्वामी का जो जन्म है 1918 में हुआ है, ठीक है। अनुपम सूद, ये एक पहली बात तो ये सबसे बड़ी बात जो है समझने की, ये महिला कलाकार हैं,
ठीक है, महिला कलाकार हैं। इनका जन्म कब हुआ है? 1944 में, पंजाब में। और इनकी शिक्षा दिल्ली में हुई और दिल्ली में ही ये वर्तमान में कार्यरत हैं। ठीक है, इनके बारे में एक मैंने एक काफ़ी मतलब पोइट्री टाइप लिखी थी। किसी दिन मैं उसको भी आपको रिप्रेजेंट करूँगा आप लोगों के सामने, ताकि अनुपम सूद के बारे में आप आई थिंक कि उसको एक बारी समझ लेंगे ना, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर उसको आपने समझ लिया तो आई होप कि उनकी कृतियाँ, उनका जन्म, उनकी विधाएं, वो कहाँ कार्यरत हैं, ये सारी चीज़ें आप कवर कर लेंगी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा दिल्ली शिल्प चक्र का सदस्य नहीं है? यामिनी राय, रामेश्वर बूटा, सतीश गुजराल या राघव कनेरिया? तो दिल्ली शिल्प चक्र की बात की जा रही है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि राघव कनेरिया कहाँ से बिलोंग करते हैं। पहला क्वेश्चन ही आई थिंक था, तो वो ग्रुप 1890 से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बाकी सतीश गुजराल वहीं से हैं, रामेश्वर बूटा भी हैं और यामिनी राय भी हैं। यामिनी राय की दिल्ली शिल्प चक्र के इस्टेब्लिशमेंट में वैचारिक भूमिका रही थी। ठीक है, रामेश्वर बूटा के लिए एक स्पेशल चीज़ ये है कि ये महिलाओं से रिलेटेड चित्र नहीं बनाते थे, महिलाओं के चित्र नहीं बनाए इन्होंने। इनकी एक बहुत फेमस सीरीज है, गोरिल्ला सीरीज, गोरिल्ला श्रृंखला। और एक और आपको बता देता हूँ, बायोग्राफी ऑफ अ बॉडी, बायोग्राफी ऑफ अ बॉडी। देखिए, पहली चीज़ ये कि जो ये क्वेश्चन डिपिक्ट हुए हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि मैं जितने लेवल पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो उससे आपकी सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। आपको जो आर्टिस्ट नहीं पता है, ऑप्शंस का नहीं पता, उनको भी हम कवर कर रहे हैं, ताकि कहीं भी आपको कोई ऐसी चीज़ छूट न जाए जो आपको समझ में ना आए। सो काइंडली बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि होता क्या है ना कि मेरी जो फ़ोन पे मैं लिख रहा हूँ तो उतनी अच्छी राइटिंग नहीं बन पाती है, बट अगर वर्ड्स पे ध्यान दोगे आप तो चीज़ें क्लियर रहेंगी। और सेकेंडरी, अगर आप लिटरली कायदे से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ध्यान से बिल्कुल प्रॉपरली समझ के करिएगा, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, और कनेक्ट होगी तो आप जब उस चीज़ को समझेंगे तो आपके दिमाग में भी वो कनेक्शन बैठेगा, तो आप दोबारा भूलेंगे नहीं उन चीज़ों को। और सबसे बड़ा इशू लोगों को लगता है आर्टिस्ट में। ठीक है, तो आप भी, जो लोग भी देख रहे हैं, तो काइंडली बहुत ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? द फ्लाइंग बिच का किसका चित्र है? अवधेश मिश्र का, भावेश चंद्र सान्याल का, फ्रांसिस न्यूटन सुजा का, नंदलाल बोस का? अब देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छे से रखा गया है कि फ्लाइंग बिच का पूछा गया है। अब जो अवधेश मिश्र साहब हैं, ये बिजुका श्रृंखला है इनकी पूरी। ठीक है, बिजुका रिटर्न्स भी नहीं किए। ठीक, बिजुका जो श्रृंखला है, बिजुका, ये बेसिकली अवधेश मिश्र की है, लेकिन जो ये इसका जो राइट आंसर है वो बीसी सान्याल है। द फ्लाइंग बिजुका के लिए बीसी सान्याल जाने जाते हैं, लेकिन पूरी बिजुका श्रृंखला भी नहीं की। लोग इसी छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या फ्री माइंड हो, बट एग्ज़ाम में जो होगा ना, आपका जो मेंटल प्रेशर होगा वो अलग लेवल पे होगा। ठीक है, वहाँ जब आप चीज़ें देख रहे होगे, जब वहाँ पे आप चीज़ें देख रहे होगे तो आपका दिमाग उतने फ्रिक्वेंटली वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को में ही आप लोग गलती करोगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, द फ्लाइंग बिचुआ किसकी हो जाएगी? बीसी सान्याल। बीसी सान्याल साहब का जन्म कब हुआ? 1902। निधन कब हुआ? 2003। ठीक है, इन्होंने भारत को 3 बार विभाजित होते हुए देखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा शिव की मुखाकृति भी इनकी है, और इनके बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बताई भी थी। मुखाकृति भी इन्हीं की है, शिव की मुखाकृति। उसके अलावा बाल वधू। ठीक है, इन्होंने एक मूर्ति बनाई थी
कौन सी? वर्टिकल वुमेन, द वर्टिकल वुमेन। और एक मूवी में अभिनय भी किया है, द डांस ऑफ द विंड। एक चीज़ और, अगर आई थिंक इतना बीसी सान्याल के लिए सफिशेंट है। दूसरी चीज़ ये कि अगर जैसे कि आप लोग अगर आर्टिस्ट पढ़ना चाहते हो, कोई भी स्पेसिफिक आर्टिस्ट, सो आप कमेंट बॉक्स पे ये चीज़ें बोल सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, तो हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे उस पर्टिकुलर आर्टिस्ट पे, सिंगल आर्टिस्ट पे। और हम मतलब कोशिश करेंगे कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो उसको हम कितने अच्छे से आपको कनेक्ट करके बता दें, ठीक है, ताकि वो आर्टिस्ट आप दोबारा मत भूलो। ठीक है, तो जो भी आपको आर्टिस्ट पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, ठीक है। तो उस पर हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो प्रोवाइड कर दें। दूसरी चीज़ आ जाते हैं, हाँ, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, ये पैक ग्रुप के संस्थापक हैं। आई थिंक पैक ग्रुप के बारे में बहुत कुछ हमने बताया भी इससे पहले। 1947 इस्टेब्लिश हुआ, कहाँ? बॉम्बे में, ठीक है। और पैक का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ठीक है। तो इसके एस्टेब्लिशमेंट हो गए 1947 में, ठीक है। संस्थापक, प्रणेता, सचिव सब कुछ यही थे, ठीक है। फ्रांसिस न्यूटन सूजा का जन्म कब हुआ? 1924। कहाँ हुआ? गोवा के सालीगांव में, ठीक है। इनकी एक काफ़ी फेमस वो है पुस्तक, ठीक है, बर्ड एंड लाइन, ठीक है। ब्लू लेडी भी इनकी एक चित्र, और इन्होंने निर्वसनाओं के काफ़ी चित्र बनाए हैं, मतलब न्यूड चित्र इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बनाए हुए हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं, नंदलाल बोस के बारे में आई थिंक सबको पता ही है, और काफ़ी कुछ चीज़ें इनके बारे में मैं बता भी चुका हूँ। 1947 ईस्वी में आईफैक्स का प्रथम पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? मकबूल फिदा हुसैन को, नंदलाल बोस को, यामिनी राय को, या धनराज भगत को? तो पहले तो एक चीज़ समझ लेते हैं कि आईफैक्स है क्या, ठीक है। आईफैक्स इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1928 में, 1928, ठीक है। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, ठीक है। जो दिल्ली शिल्प चक्र से जो लोग जुड़े थे, वो पहले जब भारत विभाजन से पहले पाकिस्तान से थे, वहाँ से विस्थापित होकर के भारत आए, तो सबसे पहले आईफैक्स में जुड़े। बट कुछ मतभेदों के कारण या कुछ आपसी कारणों के कारण वो लोग अलग होकर के नई दिल्ली जो दिल्ली शिल्प चक्र जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ग्रुप का, जिसके बीसी सान्याल आपके संस्थापक थे, तो वो सब उसमें फिर जुड़ गए, ठीक है। अब ये आईफैक्स का जो प्रथम पुरस्कार है वो मिलता है धनराज भगत को, ठीक है। धनराज भगत आपके मूर्तिकार हैं, कहाँ के? दिल्ली शिल्प चक्र से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म हुआ है 1917 में, कहाँ? लाहौर में, लाहौर पाकिस्तान। ये वहाँ से विस्थापित होकर के आ गए थे, ठीक है। ये मूर्तिकार है मुख्य रूप से, ठीक है। इनकी म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन, अच्छा एक चीज़ और, कई लोगों को अगर ऐसा लग रहा हो कि कुछ अलग नई नई चीज़ें बता रहे हैं, तो मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम से ओरिएंटेड हैं, या ये चीज़ें आपकी किसी इंडिया के किसी आर्ट एग्ज़ाम से आई हुई हैं, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से ये फेमस है, ठीक है। दूसरी चीज़, म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन, बुल भी है कास्ट में। इसके अलावा हाँ, घोड़े की नालबंदी, ठीक है, शिवा डांसिंग, ठीक है। ये तो इनकी काफ़ी फेमस कृतियाँ हो जाती। मकबूल फिदा हुसैन के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने बताई दी हैं, नंदलाल बोस के बारे में भी और यामिनी राय के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को
डिटेल दे रखी है, ठीक है। सॉरी, इनमें से कौन सा सतीश गुजराल का चित्र नहीं है? मोहनजोदड़ो, विभाजन त्रासदी, मैक्सिकन नारी या मजदूर की मौत। तो अभी जब मैं सतीश गुजराल के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें बता रहा था तो आपको मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो उन्हीं का चित्र है, विभाजन त्रासदी के बारे में भी बताया था, मैक्सिकन नारी के बारे में नहीं बताया था। और अगर आप लोगों ने लास्ट आर्टिस्ट की क्लास देखी होगी तो उसमें मजदूर की मौत के बारे में भी बताया था, ये राम कुमार का चित्र है, ठीक है। तो मैक्सिकन नारी को भी ऐड कर लीजिए अपने सतीश गुजराल के चित्रों में, ठीक है। तो ये तीनों चित्र आपके सतीश गुजराल के हैं। जो नहीं पूछा गया है तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? मजदूर की मौत। मजदूर की मौत है आपके राम कुमार का, ठीक है। अमूर्त घनवादी चित्र है। पहले इन्होंने 10 चित्र भी बनाए हुए हैं, बाद में फिर ये आंद्रे लियोते और फर्नल एंजर जो कि फ्रेंच घनवादी चित्रकार हैं उनसे शिक्षा लेकर के ये अमूर्त घनवादी चित्रकारी करने लगे थे। अगला आ जाते हैं, थॉर्न किसका चित्र है? थॉर्न का अर्थ क्या है? कांटा निकालते हुए, ठीक है। तो राजा रवि वर्मा का है, के वेंकटप्पा का है, प्रदोष दास गुप्ता का है या एन एस बेंद्रे का है? तो ये जो थॉर्न चित्र हो जाएगा वो हो जाएगा एन एस बेंद्रे साहब का, ठीक है। एन एस बेंद्रे के बारे में मैंने बताया कि 1910 में जन्म हुआ, ठीक है। बॉम्बे ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक। इनके जो चित्र हैं वो थॉर्न के अलावा घुमक्कड़ हो जाएगा, ठीक है। घुमक्कड़ है, सूर्यमुखी है, ये काफ़ी इनके इम्पोर्टेंट चित्र हैं। और भारत में सर्वप्रथम प्रभाववाद में कार्य किए थे, ठीक है, भारत में। प्रदोष दास गुप्ता ये आपके कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक हैं। कब इस्टेब्लिश हुआ? 1943। इसको ग्रुप 43 भी बोलते हैं, ठीक है। और ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है प्रदोष दास गुप्ता साहब आपके। इनकी काफ़ी फेमस मूर्तियां हैं, कौन सी? एक ब्राइड, ठीक है, एक ब्राइड है, और इन बॉन्डेज है, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ है? 1912 में। 1912 का वही टाइम जिसमें के हैपर का भी जन्म हुआ था, तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। राजा रवि वर्मा के बारे में आपको जानकारी है, के वेंकटप्पा के बारे में, एन एस बेंद्रे के बारे में बता दिया। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, किस कलाकार ने चित्र जलती हुई साड़ी के समान चित्र प्रतीत होते हैं? किस कलाकार के चित्र जलती हुई साड़ी के समान प्रतीत होते हैं? मकबूल फिदा हुसैन के, धनराज भगत के, अकबर पदमसी के या जहांगीर शाबावाला के? तो जिस कलाकार के चित्र जलती हुई साड़ी के समान प्रतीत होते हैं वो है आपके जहांगीर शाबावाला। जहांगीर शाबावाला जिनका जन्म 1922 में हुआ, ठीक है, 1922 में हुआ। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। आपके बॉम्बे ग्रुप के आर्टिस्ट हैं, बॉम्बे ग्रुप के आर्टिस्ट हैं। इनकी काफ़ी फेमस कृति है पवित्र आत्मा, कुमारी मैरी, और घुड़सवार भी है, ठीक है। भारत में घनवाद के बहुत अग्रणी कलाकार माने जाते हैं। घनवाद के अग्रणी कलाकार हैं। ये क्या हो रहा है, बार बार स्क्रीनशॉट क्यों ले जा रहा है ये? घनवाद के अग्रणी कलाकार हैं, ठीक है। उसके अलावा मकबूल फिदा हुसैन के बारे में पता है, धनराज भगत के बारे में आपको डिटेल दे दी। उसके अलावा अकबर पद्मश्री, अकबर पद्मश्री का जन्म कब हुआ? 1928 में, ठीक है। इनकी काफ़ी फेमस है मेटा स्केप श्रृंखला, मेटा स्केप।
और ये पहले कलाकार हैं भारत में जिन्होंने चित्रों की डिजिटल प्रदर्शनी भी लगाई थी। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, चित्रों की डिजिटल प्रदर्शनी। ठीक है, चित्रों की डिजिटल प्रदर्शनी लगाए थे। आगे आ जाते हैं। इनमें से कौन सा कलाकार अमूर्त जल रंग का चित्रकार था? तैयब मेहता, चिंतामणिकर, गोपाल घोष, शंकर बलवंत पलशीकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, शंकर बलवंत पलशीकर, जिसको एसवी पलशीकर भी बोलते हैं, जिनका जन्म 1916 में हुआ। ठीक है, अमूर्त जल रंग का चित्रकार था ये। ठीक है, गोपाल घोष, फादर ऑफ मॉडर्न लैंडस्केप, फादर ऑफ लैंडस्केप। ये एक प्रकार से इनको ये भी बोल सकते हो कि भारत में दृश्य चित्रण का जनक। ठीक है, आधुनिक भारत दृश्य चित्रण का जनक। काफ़ी फेमस चीज़ होगी। ठीक है, तैयब मेहता के बारे में बता ही दिया है। चिंतामणिकर, इनका जन्म जो हुआ था 1915 में हुआ था। ठीक है, एक साल पहले, शंकर बलवंत पलशीकर के एक साल पहले। ठीक है, और इनके बारे में दो तीन चीज़ें काफ़ी फेमस हैं। इनकी एक मूवी है द ग्राविन इमेज। ठीक है, और द स्कल्पचर स्पीक्स। ठीक है, और इन्होंने बुक्स भी लिखी थी, इंडियन मेटल स्कल्पचर, ठीक है, इंडियन मेटल स्कल्पचर। और इनकी एक काफ़ी फेमस चित्र था स्केटिंग व स्टाइल। ठीक है, जिसके लिए 1948 में मे बी रजत पदक से सम्मानित किया गया था ओलंपिक खेलों में, ब्रिटेन के या इंग्लैंड के, बात एक ही है। ओलंपिक के खेलों में वहीं प्रदर्शित किया था और ओलंपिक खेलों में इनको रजत पदक से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अच्छा, इनकी इंडियन मेटल स्कल्पचर एक बुक है और एक है क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर। ठीक है, क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर, इंडियन मेटल स्कल्पचर। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। कौन सा कलाकार बाली द्वीप के नृत्य जावा के मंदिरों के शिल्प तथा नृत्य रथ प्रतिमाओं से प्रभावित था? फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, जस्ट अ सेकेंड। कौन सा कलाकार बाली द्वीप के नृत्य जावा के मंदिरों के शिल्प तथा नृत्य रथ प्रतिमाओं से प्रभावित था? अनीश कपूर, श्याम बख्श छावड़ा, देवी प्रसाद राय चौधरी और राम किंकर बैज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्याम बख्श छावड़ा। इनके बारे में मैंने चीज़ें बताई कि भरतनाट्यम इनका चित्र बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, ये नृत्य के शास्त्रीय नृत्यों पर चित्रण करते थे। ठीक है, ग्रुप 8 की स्थापना कब हुई? 1956, 1947, 1949, 1967। तो पहले तो देख लेते हैं 1956 में किसकी हुई। आपको मैंने अभी जस्ट बताया था कि एन एस बेंद्रे ने 1956 में बड़ौदा पेंटर्स ग्रुप, बड़ौदा पेंटर्स ग्रुप की इस्टेब्लिशमेंट की। 1947 में ये भी बताया आपको पैक ग्रुप की स्थापना हुई। 1949 में दिल्ली शिल्प चक्र, उतनी देर से आप लोग पढ़ ही रहे हैं दिल्ली शिल्प चक्र, दिल्ली शिल्प चक्र। ठीक है, और 1967 में आपकी ग्रुप 8 की हुई। ये 1967 का वही टाइम था जब जगदीश गुप्त की एक पुस्तक थी, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला। क्लियर है? आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। शहर बिकाऊ किसका चित्र है? गुलाम मोहम्मद शेख,
ऑप्शन देख लेते हैं। के.एस. कुलकर्णी, कृष्ण रामाराव कुलकर्णी, दिनकर कौशिक या परमजीत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुलाम मोहम्मद शेख। गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म कब हुआ? 1937 में। कहाँ? गुजरात में। ठीक है। इनकी शहर बिकाऊ है, घर वापसी, ठीक है, कहात कबीर श्रृंखला, घर जतन श्रृंखला, मैन, स्वप्न, ठीक है, ये इनकी काफ़ी फेमस है। इसके अलावा इन्होंने गुजराती काव्यों को संग्रह था इनका अथवा, वृश्चिक पत्रिका थी इनकी, ठीक है, ये हो जाएंगे आपकी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? नीलिमा शेख। क्लियर है? ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? ग्रुप 1890 से। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा एसएस राजा के लिए गलत कथन है? स्पेन के तोल्दो दृश्य से प्रभावित, संवेदनशील चित्रकार, आत्मा का तप या एवरेस्ट विद लाइफ। तो स्पेन के तोल्दो दृश्य से प्रभावित थे, बिल्कुल थे। संवेदनशील चित्रकार थे, बिल्कुल थे। आत्मा का तप इनकी आत्मकथा है, ठीक है। अब ब्रश विद लाइफ किसकी है? ये है सतीश गुजराल की आत्मकथा, ठीक है। आगे आ जाते हैं। इनमें से कौन सा वेंकटप्पा से संबंधित नहीं है? सीता कल्याण, मुगल व दक्षिणी शैली से प्रभावित, शकुंतला की विदाई, वृक्षों व पुष्पों की शकुंतला को विदाई। तो सीता कल्याण बिल्कुल है इनका चित्र। मुगल व दक्षिणी शैली से प्रभावित थे, बिल्कुल थे। शकुंतला की विदाई बिल्कुल सही है। वृक्षों व पुष्पों की शकुंतला की विदाई, तो ये है आपका मुकुल चंद डे का। किसका है? मुकुल चंद्र डे, वही जिन्होंने एचिंग प्रक्रिया शुरुआत की भारत के अंदर, ठीक है। आगे आ जाते हैं। कविता का जन्म किसका चित्र है? के हेब्बर का, चुगताई का, राजा रवि वर्मा का या इनमें से कोई नहीं? तो कविता का जो जन्म है वो के हेब्बर का है, ठीक है। और चुगताई का क्या है? संगीत का जन्म। और राजा रवि वर्मा का शकुंतला का जन्म। ये तो सबको रटा होगा, बिल्कुल जबान पे होगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं। इनमें से कौन सी राम किंकर बैच की मूर्ति नहीं है? सुजाता, लैंप स्टैंड, संथाल परिवार या फेमिना काल। तो राम किंकर बैच की सुजाता मूर्ति बिल्कुल है, अवतार सिंह पवार का चित्र है। लैंप स्टैंड भी है, ठीक है। संथाल परिवार है, बिल्कुल, ये तो बहुत फेमस है। संथाल परिवार चित्र किसका है? तो वो आशित कुमार का है। और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, एक्चुअली उसको दूसरे नाम से आप लोगों को पता होगा, जगई मगई। जो जगई मगई असित कुमार हल्दर ने बनाया था ना, उसी को संताल परिवार बोलते हैं। तो वो चित्र है असित कुमार हल्दर का। जो फेमिन अकाल है, ये है तो राम किंकर बैच का ही, लेकिन ये मूर्ति नहीं है, ये है चित्र। फेमिन अकाल जो है ये चित्र है। तो मूर्ति के बारे में पूछा गया तो ये तीनों तो मूर्तियां हैं, तो फेमिन अकाल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे आ जाते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी से संबंधित नहीं है। शहीद स्मृति, श्रम की विजय, दांडी मार्च या यक्षिणी। तो शहीद स्मृति बिल्कुल है। कहाँ पर है? पटना में, पटना में संग्रहित है। श्रम की विजय बिल्कुल है, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसके बारे में फिर से बता देते हैं। 1954 में नगमा में रखी है, सीमेंट में है, ठीक है। और 1959 में कांस्य में है। कांस्य मतलब ब्रॉन्ज, मरीना बीच, मरीना बीच चेन्नई। क्लियर? दांडी मार्च, दांडी मार्च भी नहीं की है, ठीक है। ये आपके नई दिल्ली में है, ठीक है। और यक्षिणी जो है
ये आपकी है राम किंकर बैच की। किसकी? राम किंकर बैच की। 24 फीट। और कहाँ है? सॉरी, क्या लिख रहा हूँ, आरबीआई के सामने। रिजर्व बैंक लिखना है, रवि क्यों लिख रहा हूँ, सॉरी, रिजर्व बैंक। ठीक है, रिजर्व बैंक के प्रांगण में। मेघदूत किस कलाकार की चित्र श्रृंखला है? मुकुट चंडे, शैलेंद्र डे, शारदा चरण उकील या सुधीर रंजन खाड़े? तो मेघदूत जो चित्र श्रृंखला है वो आपकी हो जाएगी शैलेंद्र डे की। ठीक है, इसके अलावा आपके हरिहर लाल मेड़ ने भी बनाई है। लास्ट ईयर 2021 के पेपर में ये पूछा भी गया है। ठीक है, राम गोपाल विजयवर्गीय ने भी बनाई है। ठीक है, और ये चारों के चारों कलाकार जो हैं ये बंगाल ग्रुप, बंगाल शैली को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बंगाल शैली को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे आ जाते हैं। जोगी मारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां किसने बनाई? अवनीन्द्रनाथ टैगोर, समरेंद्रनाथ गुप्त, नंदलाल बोस। और आखिरी ऑप्शन क्या बोल रहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये क्या हो जा रहा है बार बार? अब ओके, अब ठीक है। तो जोगी मारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां किसने बनाई? अवनीन्द्रनाथ, समरेंद्रनाथ और नंदलाल बोस। और क्या दिया होता? रविन्द्रनाथ। ठीक है, तो जो प्रतिलिपियां बनाई हैं वो समरेंद्रनाथ गुप्त ने बनाई हैं। किसके साथ मिलकर? असित कुमार हल्दर। कब बनाई हैं? 1914 में। ठीक है, सब प्राचीन भित्ति चित्र जो मिले हैं जोगी मारा से भी मिले हैं, अजंता से भी पहले के। ठीक है, डॉक्टर ब्लॉक ने इसको 300 BC का माना है। ठीक है, मौर्यकालीन है कहाँ? छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आई थिंक कुछ टच हो जा रहा है मुझसे, सॉरी। 19वीं सदी में भारत में कला विद्यालय किसने स्थापित किए? आपको पता ही होगा कि 1850 के टाइम पे स्टार्टिंग हुआ पहला कला विद्यालय मद्रास। ठीक है, 1854 कलकत्ता। ठीक है, 1857 जे स्कूल। और उसके अलावा जयपुर कला विद्यालय जो कि मदार साहेब उन्हीं नाम से हुआ था। ठीक है, और 1875 आपका मेयो कॉलेज। ठीक है, और ये स्थापित किसने करवाए थे? तो ब्रिटिश शासकों ने। ठीक है, ब्रिटिश शासकों ने स्टैब्लिश करवाए थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ रविन्द्रनाथ टैगोर का नहीं है? जीवन स्मृति, गीतांजलि, भारतीय शिल्प परिचय या चित्रांगदा? तो जीवन स्मृति बिल्कुल इनका है। इसको चित्रित किसने किया है? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने। इनके भतीजे थे गगनेन्द्र नाथ टैगोर। ठीक है, गीतांजलि जिसके लिए 1913 में नोबेल मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, इसको चित्रित किसने किया? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। भारतीय शिल्प परिचय ये इनकी नहीं है, ये किसकी है? अवनी बाबू की है। ठीक है, और चित्रांगदा भी है इनकी। चित्रांगदा के लिए चित्र किसने बनाए? अवनी बाबू ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 34 नंबर। क्या रहा है? इनमें से कौन सी अवनीन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक नहीं है? बंगलार व्रत, ये व्रत लिखा है, व्रत होना चाहिए। शकुंतला, षडांग, काल और कला। बंगलार व्रत भी है, शकुंतला भी है, षडांग भी है। काल और कला नहीं है। ये है किसकी? दिनकर कौशिक।
जिनका जन्म हुआ कब? 1918। इनका सर्कस बहुत प्रसिद्ध चित्र है। कौन सा? सर्कस और बोटमैन। ये शिक्षण कार्य अपना यूपी में भी किए हैं, लखनऊ कला विद्यालय में, फिर शांति निकेतन चले गए और शांति निकेतन को नया जीवन देने का कार्य भी इन्होंने किया है। ठीक है, नया जीवन दिया है बिल्कुल। सदानंद बाकरे मुख्यतः किससे संबंधित थे? छापाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार। तो सदानंद बाकरे, जिनका जन्म 1920 में हुआ था, ये पैक ग्रुप के कलाकार थे। ठीक है, और इकलौते मूर्तिकार थे। तो इनका माध्यम क्या है? मूर्तिकार, लेकिन बाद में चित्रकारी भी किए हैं। ठीक है, पहले लेकिन ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। संसद तथा उपनिषद किसकी पुस्तक है? अशोक भौमिक, फ्रांसिस न्यूटन सुजा, एम एफ हुसैन, सतीश गुजराल। तो संसद और उपनिषद जो पुस्तकें हैं ये बिलोंग करती हैं एम एफ हुसैन को। ठीक है, बाकी लोग भी हैं, इनकी भी कुछ पुस्तकें होंगी, वो भी देख लेते हैं। अशोक भौमिक तो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, इनकी मतलब पुस्तकें बहुत हैं, आर्ट क्रिटिक हैं, कला समीक्षक भी बोल सकते हैं इनको। मोनालिसा हंस रही है। ठीक है, और सुहाग के नूपुर, नहीं नहीं नहीं, सुहाग के नूपुर नहीं, हुसैन के बहाने। हुसैन के बहाने। सुहाग के नूपुर तो अमृतलाल नागर की है आपकी, मदन लाल नागर के भाई। एफ एन सुजा की कौन सी हो जाएंगी? वर्ड एंड लाइन, ये अभी मैंने बताई हुई है आप लोगों को। ठीक है, मकबूल फिदा हुसैन की संसद और उपनिषद तो होगी। सतीश गुजराल की देखो एक आत्मकथा है अ ब्रश विद लाइफ, और इनकी एक पुस्तक है एन ऑटोग्राफी। ठीक है, इनकी ये पुस्तक है सतीश गुजराल की, और इनकी एक आत्मकथा है अ ब्रश विद लाइफ। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 37, जस्ट अ सेकेंड। पैक ग्रुप के किस कलाकार ने सूर्यास्त के दृश्यों का आकर्षण से चित्रण किया? वासुदेव शांतु गायतोंडे, सदानंद बांकरे, कृष्ण हवलाजी आरा और सुजा। सूर्यास्त के दृश्यों का आकर्षण से चित्रण किया, तो किसने किया? सदानंद बांकरे ने। ठीक है, सदानंद बांकरे ने इसका चित्रण किया था, क्योंकि पहले मूर्तिकार थे लेकिन बाद में इन्होंने चित्रकारी की थी। आगे आ जाते हैं। सशक्त रेखाओं के द्वारा साधारण एवं दैनिक जीवन में नाटक, जस्ट सेकेंड। सशक्त रेखाओं के द्वारा साधारण एवं दैनिक जीवन में नाटक के रूपों को किसने चित्रित किया? नीरज मजूमदार, परितोष सेन, रथिन मित्रा या गोपाल घोष। तो जो सशक्त रेखाओं में चित्रण करते थे और क्या साधारण एवं दैनिक जीवन का चित्रण करते थे, वो थे आपके रथिन मित्रा, जिनका जन्म 1926 में हुआ। ठीक है, 1926 में हुआ था। इन्होंने ही सशक्त रेखाओं द्वारा साधारण जनजीवन को प्रदर्शित किया था, दिखाया था चित्रों में अपने। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो काफ़ी बार मैं बताया, 1913 में इनका जन्म हुआ, हंगरी के बुडापेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ हंगरी भी दिया है, बुडापेस्ट भी दिया है, तो बुडापेस्ट ज़्यादा नियर बाई हुआ तो बुडापेस्ट को सही करेंगे। ठीक है, लाहौर में इनकी डेथ हुई, तो लाहौर इस हिसाब से इनके लिए प्रसिद्ध है। और गोरखपुर किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे अमृता कला विथिका है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? तो आप लोगों ने रट लिया होगा कि भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, अवतार सिंह पवार या मदन लाल नागर।
तो राजा रवि वर्मा, अगर राजा रवि वर्मा ना दिए होते तो अमृता शेरगिल हो जाती, बट अगर राजा रवि वर्मा दिए हैं तो राजा रवि वर्मा इज अ राइट आंसर। अवतार सिंह पवार 1929 में जन्मे, ठीक है, गढ़वाल में। सुजाता इनका काफ़ी प्रसिद्ध है। हिलांस पक्षियों का जोड़ा भी है इनका, ठीक है। मुर्गों की लड़ाई, ठीक। मदन लाल नागर, इनको लखनऊ का चितेरा कहा जाता है। जन्म कब हुआ? 1923 में, ठीक है। लखनऊ शहर के चित्र, और पुराना शहर काफ़ी फेमस है, ठीक है। लखनऊ मतलब यूपी के कलाकार हैं दोनों, अवतार सिंह पवार और मदन लाल नागर। इनकी एक बुक भी है, कला के सोपान, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, काफ़ी फेमस है। आगे चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड। थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर 1967 नामक फिल्म किसने बनाई? तो तैयब मेहता ने, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तैयब मेहता, सत्यजीत रे, लेनिन राजेंद्रन या मकबूल फिदा हुसैन। तो थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर जो फिल्म है वो मकबूल फिदा हुसैन की है। 1967 में बनाए थे और 1968 में गोल्डन वियर अवार्ड मिला था, ठीक है। कहाँ का? ठीक है, गोल्डन वियर अवार्ड मिला इनको 1968 में। इनकी और भी थी, गजगामिनी है, ठीक है, पहला सितारा, उसके अलावा पहला सितारा के अलावा कौन सी है? मीनाक्षी, ठीक है, मीनाक्षी हो जाएगी। और इसी को अ टेल ऑफ थ्री सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। सत्यजीत रे ने एक मूवी बनाई थी, किसके ऊपर? विनोद बिहारी, द इनर आई, द इनर आई, ठीक है। लेनिन राजेंद्रन, जस्ट अ सेकेंड, नाम छिप गया था, इतना ज़्यादा मैंने लिख दिया। लेनिन राजेंद्रन, इन्होंने 2010 में राजा रवि वर्मा के ऊपर एक फिल्म बनाई थी मलयालम में, कौन सी? मकरा मंजू। बहुत पढ़े होंगे आप लोग, लेकिन बनाई किसने थी बहुत कम लोगों को पता होगा, तो आज पता चल जाएगा कि मकरा मंजू किसने बनाई। लेनिन राजेंद्रन ने। और तैयब मेहता के ऊपर कुड़ाल, कुड़ाल मूवी थी, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, 16 मिनट 16 सेकेंड की। आगे आ जाते हैं। कलर ऑफ ऑप्शंस मूवी किस पर आधारित है? राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, यामिनी राय और जहांगीर सावावाला। तो जो कलर ऑफ ऑप्शंस है वो बनी थी जहांगीर सावावाला पे। और नंदलाल बोस के लिए बोला जाता है कि ये पहले कलाकार थे जिनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, जिसको रंगीन वृत्तचित्र भी बोलते हैं हिंदी में। डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले बार इनके ऊपर ही बनी थी, ठीक है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। जबकि पूरी पूरी फिल्म जो थी, डॉक्यूमेंट्री अलग चीज़ होगी, डॉक्यूमेंट्री एक शॉर्ट फिल्म हो जाती है, ठीक है। और राजा रवि वर्मा पे आप लोग कहेंगे राजा रवि वर्मा पे बनी थी, तो ये फुल फिल्म थी पूरी तरीके से। ये इनके ऊपर रंग रसिया, और दूसरी क्या बताए? मकरा मंजू, ठीक है। और जहांगीर साहबावाला पे कलर ऑफ ऑप्शंस बनी थी। आपको पता ही है कि 1922 में इनका जन्म हुआ। इनके बारे में और भी चार चीज़ें बताई दी हैं कि घनवाद क्या गढ़ी कलाकार थे, ठीक है। घनवाद के इसके अलावा व्यंजनावाद में भी चित्र बनाए हैं, ठीक है, मतलब कि उनका जो वो उससे प्रभावित रहे हैं, क्लियर है। तो ये मूवी बनाई किसने थी? अरुण खोपकर,
ठीक है, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? भारत में सबसे अधिक घनवादी चित्रकार किसको कहा जाता है? राम कुमार, पिकासो, शाबावाला या अकबर पदमसी? तो अभी हमने कई बार बताया भी, ये 2-3 बार ये क्वेश्चन आया शाबावाला के बारे में। तो जहांगीर शाबावाला नाम है इनका, जस्ट अ सेकेंड, जहांगीर शाबावाला नाम है। तो इनके बारे में मैंने बताया भी कि ये घनवाद के अग्रणी कलाकार हैं, काफ़ी फेमस माने जाते हैं, ठीक है, घनवाद के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाबावाला। राम कुमार भी हैं, घनवादी कलाकार हैं, ठीक है, अमूर्त घनवादी कलाकार हैं। पिकासो, पिकासो तो घनवाद का जन्मदाता ही है। पिकासो कब जन्म हुआ? 1907, 1925 में। पिकासो ब्राक को इसलिए जाना जाता है, ठीक है। जबकि घनवाद का प्रथम चित्र पिकासो का क्या था? अविन्नियों का स्त्रियां। और घनवाद का ब्राक का पहला चित्र क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि एक बार में हमने पढ़ के लिया कि ये घनवाद 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 कौन जन्मदाता? पिकासो। तो पिकासो और ब्रॉक दोनों ही हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको देखना है, प्रियोरिटी आपको किसको देनी है? पिकासो को, ठीक है। अब चित्र, अब मान लीजिए क्वेश्चन आपसे ये नहीं करता है कि पिकासो का बताओ, ये पूछ लेता है घनवाद का प्रथम चित्र, ब्राक का प्रथम चित्र बताइए। तो देखिए घनवाद का प्रथम चित्र सबने पढ़ रखा है, अभिनयों की स्त्रियां, ठीक है। लेकिन ब्राक का प्रथम चित्र कौन सा हो जाएगा? विवस्त्र स्त्री, ठीक है। अकबर पदमसी भी आपके घनवाद से ही संबंधित है, ठीक है, घनवाद से प्रभावित रहते हैं। लेकिन भारत के अंदर शाबावाला सबसे ज़्यादा घनवादी कलाकार माने जाते हैं, सबसे अधिक। सेरीग्राफ, कागज पर सिल्क स्क्रीन किसका चित्र है? सैयद हैदर रजा, सतीश गुजराल, जय स्वामीनाथन या इनमें से कोई नहीं? तो आपने पढ़ा होगा कि सेरीग्राफी जो चित्र है ये एस रजा का है, बट कागज पर सिल्क स्क्रीन का चित्र जो है तो वो हो जाएगा जय स्वामीनाथन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। ये वही हैं जिन्होंने 1890 ग्रुप का स्टैब्लिशमेंट कब किया? 1963 में, ठीक है। आगे आ जाओ। घर जतन शीर्षक से गद्य श्रृंखला किसने लिखी थी? गुलाम मोहम्मद शेख, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस? तो अभी मैंने इसको बताया भी, जब गुलाम मोहम्मद शेख को पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया कि घर जतन शीर्षक से जो गद्य श्रृंखला थी इन्हीं की थी, ठीक है, घर जतन श्रृंखला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलाम मोहम्मद शेख। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जी एन टैगोर जादूगर चित्र किस यूरोपियन शैली से प्रभावित है? तो आपने पता ही है कि इन्होंने घनवाद से काफ़ी कार्य किया है, ठीक है। बाकी ऑप्शन क्या दिए? यथार्थवाद, प्रभाववाद, भविष्यवाद। बट आपको क्लियर है कि घनवाद से इन्होंने सबसे ज़्यादा केयर किया है। स्टेला क्रेनरिस ने इनको प्रथम घनवादी कहा था, प्रथम घनवादी कहा था, ठीक है। तो घनवाद से बनाया हुआ है। इनमें इनमें से कौन सा अति यथार्थवादी कलाकार है? राम कुमार, मकबूल फिदा हुसैन, रविन्द्रनाथ टैगोर या कृष्ण के.एस. कुलकर्णी? तो जो अति यथार्थवादी कलाकारों में आ जाते हैं तो वो आ जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, और अभी इस समय विकास भट्टाचार्य को भी, विकास भट्टाचार्य, ठीक है। ये दो नाम बहुत आ जाते हैं अति यथार्थवाद के लिए। राम कुमार आपको पता ही घनवाद, मकबूल फिदा हुसैन काफ़ी वादों में रहे हैं, घनवाद में भी रहे हैं ये, ठीक है। के.एस. कुलकर्णी अभिव्यंजनावाद से प्रभावित रहे, ठीक है। आगे आ जाते हैं। जॉर्ज कीट 1901 में जन्म कहाँ हुआ था? श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, मुंबई? तो जॉर्ज कीट जिनका जन्म श्रीलंका में हुआ, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, 1901 इनकी दर्पण सीरीज, बहुत फेमस है, ठीक है। तो जॉर्ज कीट का हो जाएगा। 1901 से और चीज़ें भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। 1901 से शोभा सिंह का जन्म,
और देखो बीसी सान्याल का जनरली तो वो 1902 है, लेकिन कहीं कहीं 1901 को भी बोला जाता है, तो बीसी सान्याल को भी याद करके रखिए, ठीक है। उसके अलावा शांति निकेतन का इस्टेब्लिशमेंट 1901, फिर 1919 में कला भवन बना, 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय बना। और 1901 से एक चीज़ और याद कर सकते हो, JMI वासी का जन्म, ठीक है। एक ही सन से मैंने आपको 4 से 5 चीज़ें बता दी, और जार्ज किट तो हैं ही हैं, ठीक है। तो ये आपको 4 चीज़ें एक चीज़ से पता चल गई, और आपके लिए सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रदोष दास गुप्ता मुख्यतः किससे संबंधित हैं। अभी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में इनके लिए बताया था कि इनकी कृतियों के बारे में। इस ग्रुप किस ग्रुप के संस्थापक हैं, कलकत्ता ग्रुप, कलकत्ता ग्रुप को बिलोंग करते हैं। कब, 43, कौन से 43, 1943, इसको गुप्त 43 भी बोलते हैं। इनका जन्म कब हुआ, 1912 में, मुख्यतः मूर्तिकार, ठीक है। एक ब्राइड कंडोलेंस बाथिंग, एक ब्राइड कंडोलेंस सनबाथिंग। मैंने ठीक है, आई थिंक मैंने पिछले वाले में एनबॉन्डेज करके कुछ बता दिया था, ठीक है। बाकी ये भी कृतियाँ याद रखिएगा, मूर्तिकार हो जाएंगे, ठीक है। क्लाउड गेट मूर्ति किसकी है, रामकिंकर बैच की, देवी प्रसाद राय चौधरी की, अनीश कपूर की, मृणालिनी मुखर्जी की। पहली बात तो एक चीज़ समझ लेते हैं, ये चारों के चारों मूर्तिकार हैं। जब मूर्ति पूछ रहा है तो उस मूर्तिकार होना जरूरी है, चित्रकार होगा तो मूर्ति स्पेशलीफाई जो स्पेशली होते हैं तो वो चित्रकार होते हैं, तो वो मूर्तियों पे कम ध्यान जाता है। तो पहली बात तो ये चीज़ समझ लीजिए, चारों मूर्तिकार हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लाउड गेट के लिए, वो हो जाएंगे अनीश कपूर साहब। इसके अलावा इनकी कौन कौन सी हैं, आर्सेलर मित्तल भी है, ठीक है। स्काई मिरर है, ठीक है। क्लाउड गेट से याद रखो क्लाउड कोलम्न, ठीक है। ये इनकी काफ़ी फेमस है। भारतीय मूल के ब्रिटानी चित्रकार हैं, ब्रिटिश चित्रकार बोल सकते हो, सॉरी मूर्तिकार, ठीक है। भारतीय मूल के ब्रिटिश मूर्तिकार। मृणालिनी मुखर्जी डॉटर ऑफ विनोद बिहारी मुखर्जी, ठीक है। मैक्रोमा टेक्निक के लिए जानी जाती हैं, जूट के रस्सी से ये मूर्तियां बनाती थी, ठीक है, जूट की रस्सी से, तो ये काफ़ी फेमस हो जाती हैं। रामकिंकर बैज और देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में आई थिंक बहुत अच्छे से जानते होंगे। संथाल परिवार या छेछड़ी के लिए रामकिंकर बैज, उसके अलावा और भी हैं, लैंप स्टैंड भी है, ठीक है। और देवी प्रसाद राव चौधरी आपके हो गए ट्रम्प ऑफ लेबर, जिसे श्रम की विजय बोलते हैं, शहीद स्मृति हो गई, ठीक है। दांडी मार्च भी है, ठीक। तो आज जो आपके 50 क्वेश्चन थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आई होप कि आप लोगों ने, अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय भी किया होगा और चीज़ों को अच्छे से समझा होगा। आई थिंक कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है और हम और अच्छे से आपको चीज़ें देने में या क्वेश्चन बनाने में या अपनी जो भी नॉलेज है वो आपको शेयर करने में अच्छा लगता है। तो कृपया करके आप अपना एक कमेंट ज़रूर दें, और अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो यहीं पे एंड करते वीडियो। थैंक यू सो मच, गुड बाय।